गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आज भी सर की क्लास चल रही है क्या? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून मैम एसिम्प्टोट फिर से बता दीजिएगा मैम, उस दिन बार बार लॉगिन लॉग आउट हो रहा था मेरा। अच्छा ठीक है, और कुछ? नो मैम, आधा क्लास हुआ उसके बाद बार बार इन आउट हो रहा था मैम। नेटवर्क इशू रहा है थोड़ा। ठीक है, तो एसिम्प्टोट हम लोग देख लेते हैं। चलो, और इससे पहले वाला सेक्शन से क्वेश्चंस बन गया है ना, बना रहे हो ना? जो हम लोग कर रहे थे, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल्स, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, फिर आपका था इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, तो वो सब देख लीजिएगा, एक उसी से रिलेटेड ही है। चलो देखते हैं क्या है एसिम्प्टोट। अच्छा, मैंने एसिम्प्टोट का डेफिनेशन बताया था, वो कोई बता सकता है? व्हाट इज एसिम्प्टोट? कोई भी? एनीवन? नहीं, एसिम्प्टोट का डेफिनेशन तो बता दो। चलो ठीक, किसी को नहीं पता। देखो, कोई भी कर्व लाइक दिस, अगर मैम बताएं मैम, हाँ बताइए। मैम एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और एक कर्व है जो इन्फिनिटी टाइम पे मतलब इन्फिनिटी टाइम पे मतलब टच होता दिखता रहेगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं मैम। इन्फिनिटी पे टच करेगा, यस मैम। बट कहाँ करेगा नहीं पता। नहीं पता। मतलब ये है कि कर्व हमारा एक कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एसिम्प्टोट उस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को जो कि इस कर्व को टच करने वाला है एट इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट पे कहाँ जाके टच करेगा वो किसी को पता नहीं है, बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो कर्व है वो इन्फिनिटी पे जाके इस स्ट्रेट लाइन को टच करेगा। Yes, मैम, कहीं ना कहीं टच करेगा। हाँ, इसी लाइन को हम कहते हैं एसिम्प्टोट। अब देखो, कहीं ना कहीं अगर हम लॉजिकली इस चीज को समझें तो एसिम्प्टोट वो स्ट्रेट लाइन है बोल रहा है जो कि कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगा, बट इन्फिनिटी तो कोई पॉइंट है नहीं, इन्फिनिटी को फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो वो कहाँ टच करने वाला है नहीं पता, बट वो बहुत नियर होगा उस स्ट्रेट लाइन का वो कर्व, बस ये बोला जाता है। अब देखो, इसी चीज को वर्ड्स में लिखा था, आपका यही बता रहा था कि एसिम्प्टोट क्या है, और मैंने लिखा भी था स्ट्रेट लाइन। एसिम्प्टोट वो स्ट्रेट लाइन है जो कि कर्व को टच करेगा एट इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी पे कहाँ टच करेगा, मतलब किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, जैसे टेंजेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कर्व को जो स्ट्रेट लाइन टच करता है उसके लिए एक टेंजेंट वर्ड इस्तेमाल होता है, पर वो टेंजेंट कहाँ बनेगा, किस पॉइंट पे नहीं बनेगा, ये हम कभी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बट इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं वो बन सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये एसिम्प्टोट था। अब देखो, इसमें समझने वाली चीज ये थी कि एसिम्प्टोट फाइंड आउट कैसे करना है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, जिसमें अगर कर्व, हमारे पास एक फंक्शन है कर्व एफ एक्स वाई का, जिसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, पहला कंडीशन। nth डिग्री बोल रहा है, डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिग्री 3, 4, 5, 6 n कुछ भी हो सकता है, और डिग्री जो है वो पावर होता है उस वेरिएबल का। और डिग्री में एक चीज ये भी है, अगर कोई वेरिएबल हाईएस्ट पावर जो होगा वो हमारा डिग्री होगी, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है प्लस 2xy है, तो इसमें इसका पावर तो 2 आपको दिख रहा है, मैम स्क्रीन ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मैम पूरा। ग्रीन?
यस मैम। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। नेटवर्क इशू है क्या? बाकी लोगों को दिख रहा है? यस मैम। ग्रीन नेटवर्क इशू होगा, फिर देखो कहीं कहीं फोन खराब तो नहीं हो गया। व्हाइट ग्रीन कैसे दिख रहा है? या फिर नेटवर्क इशू होगा। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होती है। जैसे मान लो x का पावर 2 है, दिस इज द डिग्री। यहाँ पावर हम देखेंगे तो इसमें x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 2 कही जाएगी, ना कि 1। सो इसका डिग्री 2 है। तो ये डिग्री हम लोग डिफाइन कर रहे थे। अब इस डिग्री में जो भी वैल्यू रहेगा, हाईएस्ट डिग्री जो भी nth डिग्री, यहाँ पे हम लोग सिंपली डिग्री लिख रहे हैं, ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल जो भी कर्व जो भी होगा हमारे पास वो फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन में जो भी वैल्यू है मतलब फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन में हमें y का वैल्यू, जहाँ भी x y का फंक्शन है तो y का वैल्यू हमें रिप्लेस करना है mx प्लस c से। y का वैल्यू mx प्लस c से रिप्लेस कर दो इस फंक्शन में और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। उसके बाद क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ जो वैल्यू अगर y को आप रिप्लेस करोगे तो देख रहे हो किससे रिप्लेस कर रहे हो, mx प्लस c। अब जो भी पावर मिलेगा, x का टर्म तो ऑलरेडी x का टर्म है और y का टर्म आप चेंज कर दिए इससे, तो जो भी वेरिएबल होगा वो हमारे पास एक ही वेरिएबल x बच गया, y टर्म रिमूव हो गया क्योंकि y का वैल्यू तो आपने ये रख दिया। अब हमें फंक्शन मिलेगा x टू द पावर समथिंग का, और उसमें हमें क्या करना है, x का जो पावर है सब सेम पावर वाले कोएफिशिएंट को एक साथ रख लो। मतलब समझो x का पावर 3 है तो उसके सारे कोएफिशिएंट को एक साथ रख लीजिए, x टू द पावर 3 कॉमन ले लीजिए। x टू द पावर 2 है, उसका सारा कोएफिशिएंट एक साथ कर लीजिए, x टू द पावर 2 कर लीजिए। इसी तरह सारे पावर्स को ब्रेक करके हम कोएफिशिएंट अलग अलग रख देंगे और उसको इक्वेट करना है हमें 0 से। तो ये तो खैर हम बाद में करेंगे, पहले कोएफिशिएंट एक साथ कर लो। कोएफिशिएंट एक साथ करने के बाद जो फंक्शन xn, मान लो x टू द पावर 3 का कुछ कोएफिशिएंट होगा, उस सारे कोएफिशिएंट के साथ कुछ टर्म जो कोएफिशिएंट है उसको हम 5-3, अगर डिग्री पावर 3 है तो यहाँ लिखेंगे 5-3m, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हमें जो भी टर्म मिलेगा उसमें m जरूर कोएफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि आपको mx से मल्टीप्लाई किया है, x का टर्म है तो m टर्म उसमें होगा। तो 5nm, 5n-1m, 5n-2m, इस तरह से हम जितने भी टर्म्स थे उसके कोएफिशिएंट को ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इस टर्म को 0 से इक्वेट करके हम m का वैल्यू निकालेंगे और इस m के वैल्यू को निकाल के हमें रखना है। उसके बाद ये जो दूसरा पावर n वाला छोड़ दिया, पावर n-1 पे चले आए। जब पावर n-1 पे स्विच होते हैं तो हमें सारा टर्म इसके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है। जब इसके टर्म को 0 से इक्वेट करिएगा तो आपके पास या तो m या तो c के टर्म में रिजल्ट आएगा। उसमें से c को फाइंड आउट करना है। जब आप c को फाइंड आउट करेंगे तो फॉर ईच एंड एवरी m c का वैल्यू मिलता है। अब यहाँ से अलग अलग वैल्यू हमें m1 के लिए c1 का वैल्यू मिल गया, m2 के लिए c2 वैल्यू मिल गया। इस तरह से सारे वैल्यूज को हम इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, एंड इसी को हम एसिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है, ये हमें करना है। अब इसी चीज को करने के लिए जो भी अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन पे हम सॉल्व करें, पुट करें वैल्यू, वही आंसर आने वाला है। क्लियर है ये? बताओ, यही हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। आई थिंक जो बोल रहे हैं कंफ्यूजन है प्रशांत, अभी भी तो लगता है नेटवर्क इशू ही है। नो मैम आ गया मैम, दिख रहा है मैम। चलो ठीक। अब इसमें हमें यही चीज पे क्वेश्चन में के फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन के फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने दिया था, देखो हमारे पास ये इक्वेशन था x³ 2x² y माइनस ये टर्म जो भी है इक्वेशन का वैल्यू है। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ एक यहाँ पे आज आई थिंक नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया है, एक पॉजिटिव होगा यहाँ पे वैल्यू। देखना सॉल्व करके y x³ है, ये वैल्यू हमें पुट करना है। ये इक्वेशन हमें फर्स्ट स्टेप तो पूरा किया हुआ है बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है।
अब वैल्यू पुट करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब एज इट इज 2x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2x स्क्वायर y की जगह एम एक्स प्लस सी, माइनस साइन एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर में y का वैल्यू रख दो एम एक्स प्लस सी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस 2y क्यूब है तो एम एक्स प्लस सी का क्यूब रख दिया, माइनस एक्स वाई है तो माइनस, अगर प्लस था प्लस एक्स वाई है तो एम एक्स प्लस सी वाई का वैल्यू लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर, सारा वैल्यू पुट कर दिया। सारा वैल्यू पुट करने के बाद देखो एक्स क्यूब यहाँ है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, सबको ब्रेक कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेना है, इसको क्यूब के फॉर्म पे ब्रेक करना है। मैम वहाँ प्लस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यों लिखे हैं? कहाँ ये बोले ना, ये वाला क्वेश्चन ये गलत से लिखा गया, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ओके मैम ठीक। ये इक्वेशन इसके हिसाब से बाद में ना डाल दीजिएगा, ठीक है। इस कोएफिशिएंट को मैंने जो लिखा है ना, कोएफिशिएंट के हिसाब से एम एक्स प्लस सी का क्यूब है, इसको ब्रेक कर लो, क्यूब को ब्रेक करोगे एम क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3m एक्स सी एम एक्स प्लस सी, ये वाला टर्म सबको ब्रेक कर लोगे, क्योंकि ब्रेक करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे पावर तो मिलेगा नहीं एक्स स्क्वायर का, हमें एक्स का पावर चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू पावर 3 सबका पावर चाहिए, तो वो पावर नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। जब ब्रेक कर लिया तब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखो, ये 1 है, 2m है प्लस में, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक्स क्यूब, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा एम स्क्वायर, तो माइनस एम स्क्वायर यहाँ आ गया। इसी तरह एम क्यूब यहाँ है तो माइनस 2m क्यूब यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब का सारा कोएफिशिएंट हमें मिल गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर का सारा कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, इसी तरह एक्स का सारा कोएफिशिएंट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने नहीं किया है बिकॉज यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए नहीं किया है। नहीं तो अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा सॉल्यूशन मिलता ना जिसमें प्रॉब्लम होता तो हमें एक्स का पावर 1 वाला भी निकालना पड़ता, पर यहाँ नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं किए थे। और बाकी टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता, जहाँ सॉल्यूशन है उसी पे फोकस, एक्स क्यूब का पावर और एक्स स्क्वायर का पावर ही देखना है, बाकी पावर्स को नहीं देखना, ठीक है। अब क्या करना था, स्टेप नेक्स्ट देखो, इतना करने के बाद पहले इक्वल टू 0, देन ये वैल्यू पुट करना है, देन सारे वैल्यू को इक्वेट करना है 0 से। फिर आपको क्या करना है, फाई एन एम जो फंक्शन आपने लिया इसके कोएफिशिएंट का, उसको 0 से इक्वेट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m, m1 m2 m3। सो वही काम करो, यहाँ पे सारे इसके कोएफिशिएंट को 0 इक्वेट करना है, दैट मीन्स दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, वही चीज लिखा हुआ है। अब एक एक को सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, 1 + 2m - m² - 2m³ इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको ब्रेक करके m² कॉमन ले लिया, ऐसे सॉल्व कर दिया, यहाँ से m का 3 वैल्यू मिल रहा है। वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको पता है m का 3 वैल्यू मिलेगा हमें, ये सारे m का वैल्यू मिल चुका है। अब c के वैल्यू के लिए क्या करना है, जो दूसरा इक्वेशन था हमें स्क्वायर के पावर वाला, ये क्यूब का पावर वाला था, ये स्क्वायर का पावर, स्क्वायर के पावर वाले को इक्वेट करोगे जब 0 से तो हमें c का वैल्यू मिलेगा। देखिए जितना भी टर्म आया है वो c और m के टर्म फॉर्म में आया है, m का वैल्यू उधर ले जाइए, c कॉमन ले लीजिए, c का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब m का वैल्यू उसमें पुट करते चले जाओ, c का वैल्यू आ जाएगा, है ना। देन हम लोग ईच m के लिए c का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसी से जो हमें टर्म्स मिलता है निकाल के भी यहाँ रखा हुआ है, m का वैल्यू 1 रहेगा तो ये c का वैल्यू आ रहा है, m का वैल्यू -1 है तो c का वैल्यू ये आ रहा है, m का वैल्यू -1/2 है तो c का वैल्यू ये आ रहा है। तो इस तरह से ये एसिम्प्टोट करेंगे, यही हमें करना था एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने में, ठीक है। पूरा एसिम्प्टोट का फंक्शन जो है आपका वही है, लेकिन इसमें स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको हमेशा, कब कौन सा स्टेप करना है और किसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आने वाला है। मतलब पहला स्टेप इक्वेशन 0 से इक्वेट करना ही पड़ेगा। दूसरा स्टेप सारे कोएफिशिएंट को हाईएस्ट एक सिमिलर पावर वाले, अगर x का हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ करो,
सेकेंड हाईएस्ट पावर के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ करो, थर्ड हाईएस्ट पावर के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ करो, इस तरह से करना है और सबको 0 से इक्वेट कर दो। जो हाईएस्ट पावर है वो m का वैल्यू देगा, जो सेकंड हाईएस्ट है वो c का वैल्यू देगा। और कभी कभी सेकंड हाईएस्ट c का वैल्यू नहीं दे पाता है तो इन दैट केस हम लोग थर्ड हाईएस्ट पावर जो होता है उससे c का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बट वो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैम एक बार फिर से इसको बता दीजिए। तो क्या बताएं, बताओ। फर्स्ट आंसर समझ में नहीं आया मैम। समझ में नहीं आया? जब स्टेप वाइज बताते हैं तब क्यों नहीं पूछते हैं आप? देखो कॉपी पेन है हाथ में, ये इक्वेशन, यस यस इसमें y का वैल्यू इतना रखना है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें y जहां भी दिख रहा है देखो क्या किया गया है, एक्स क्यूब एज इट इज, 2x स्क्वायर एज इट इज, y का वैल्यू mx प्लस c नहीं लिख सकते हैं? मैम मैं एलिमिनेट कर दिए पूरा उसके आगे में। ठीक है, सब जगह वही करना है, जितना भी y का वैल्यू है हर जगह यही रखना है। कर दिए। इतने करने के बाद अब देखो सबको पता है यहाँ एक्स क्यूब का पावर अलग है, यहाँ एक्स क्यूब का पावर अलग है, यहाँ एक्स क्यूब का पावर मिलेगा तुमको एक, यहाँ भी एक्स क्यूब का पावर है, तो हम 10 जगह एक्स क्यूब क्यों लिखेंगे? इससे अच्छा है हम एक जगह एक्स क्यूब कर दें सारे कोएफिशिएंट को। अब इसका एक्स क्यूब कॉमन लोगे इस टर्म में से, इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2m आ जाएगा, यहाँ से -m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से m क्यूब आ जाएगा, 2m क्यूब। तो सारा हम एक्स क्यूब 10 जगह जो हम लिख रहे हैं इतना सारा क्यों लिख रहे हैं, उससे अच्छा हम एक जगह एक्स क्यूब का पावर लिख लें। कर सकते हैं ऐसा या नहीं? यस मैम। फिर नेक्स्ट स्टेप पे अब एक्स क्यूब का जैसे पावर मिल रहा है वैसे देखो एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ मिल रहा है, यहाँ से x एक है, यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ भी आपको कुछ मिलेगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ भी मिल रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हर जगह जो एक्स स्क्वायर का पावर है वो एक जगह लिख दो। इसी तरह एक्स सिर्फ सिंपली एक्स का पावर जितना होगा वो एक साथ लिख सकते हो। हमको करना क्या है, सारे x का पावर जो भी है एक सिमिलर पावर वाले के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ मर्ज कर देना है, और ये हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हमें एसिम्प्टोट का फॉर्मूला जानना, बाकी टर्म्स कुछ पढ़ना कोई जरूरत नहीं है इसकी, है क्या? है जरूरत इसकी? नो सर, नो मैम। जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब हमें एसिम्प्टोट वाला फॉर्म यूज करना है, क्योंकि एसिम्प्टोट के हिसाब से जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट डिग्री होगी, वो अगर हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तब हमें m का वैल्यू मिलेगा। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, ये सिंपली स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ला रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का ये वैल्यू हम पुट कर दिए, ये हमारे पास कर्व दिया हुआ था, तो इतने तक में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ से है, मतलब अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या किया गया है, जो कोएफिशिएंट था देखो ये कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का हाईएस्ट पावर, मतलब इस पूरे फंक्शन में इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो पावर 3 वाला सारा टर्म जो कोएफिशिएंट है उसका, इसको हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं। अब देखो इसको 0 से इक्वेट करना है तो यहाँ लिखा है 1 + 2m माइनस ये वाला टर्म -m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करना है, ये फोर्थ स्टेप में लिखा हुआ है एसिम्प्टोट वाले में, देख लो वापस से। इसके पहले तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिंपल टर्म था। यहाँ से ये वैल्यू पुट करके हमें m का वैल्यू निकालना है, 0 से इक्वेट करके m का वैल्यू। अब 0 से जब इक्वेट कर रहे हो उसको तो देखो ये क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं, यहाँ से m का 3 वैल्यू मिलेगा। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं, 1 + 2m
माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, ब्रेक करो 1 प्लस 2m, एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इन दोनों टर्म में से, तो 1 माइनस यस मैम, माइनस एम स्क्वायर, सो 1 प्लस 2m, 1 प्लस 2m एक जगह कॉमन, अब इन दोनों इस इक्वेशन से 1 प्लस 2m कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन 1 बचेगा और यहाँ माइनस एम स्क्वायर, सो 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस 2m 1 माइनस m 1 प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू मिला हमें, m इज इक्वल टू, इक्वेट कर दो सबको अलग अलग, यस मैम 3 वैल्यू आ जाएगा, 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर m का वैल्यू पुट कर देने पे c का वैल्यू निकल। हाँ, अब इतना करने के बाद ये चौथा स्टेप था हमारा, जब फोर्थ स्टेप खत्म हो गया तब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है। फोर्थ स्टेप से ही हम लोग एक्चुअल वर्क शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में जब आ रहे हैं तो n का पावर जो हाईएस्ट डिग्री थी वो n था, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया n-2, मतलब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास थर्ड डिग्री है वो है n का वैल्यू देने के लिए, सेकेंड डिग्री जो होगी वो हमारे पास c का वैल्यू देगा। और सेकेंड डिग्री क्या है, सेकेंड डिग्री में क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 ले लेंगे, ठीक है। बताओ नीतीश। यस मैम। यस मैम। अब इसके स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को 0 लो, तो वो क्या हो रहा है 2c, यहाँ पे देखिए 2 है माइनस 2mc माइनस 6m स्क्वायर c प्लस m माइनस m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो इन तीनों टर्म में c है, इसमें c नहीं है, उसको उधर भेज दीजिए RHS में, इन दोनों टर्म में c नहीं है, इसको RHS में भेज दिया, या इन तीनों में c है, c कॉमन ले लो, यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखो ये जो c दिख रहा है टोटली कांस्टेंट और m पे डिपेंडेंट है। यस मैम। अब m का वैल्यू पुट करो, m का तीन वैल्यू मिला है आपके पास, 1 माइनस 1 माइनस 1/2, तीनों वैल्यू पुट करोगे तो 3c का वैल्यू भी मिलेगा, मिलेगा। यस मैम। यस मैम। 3 डिफरेंट वैल्यू पे 3 डिफरेंट वैल्यू मिलेगा मैम। अब देखिए यहाँ पे यही चीज को c1 इज इक्वल टू g1m gm1 gm2 gmn लिख रहा था, तो आप जितना भी n का वैल्यू डालेंगे उतना c का वैल्यू मिल रहा है। अब तीनों इक्वेशन को, ये तीनों c का वैल्यू को, m का वैल्यू देखो बारी बारी से रखा गया है, रिजल्ट आ रहा है, वो आप करके देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन पे, यही एसिम्प्टोट का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो पता है ना, एसिम्प्टोट क्या है, एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टच कर्व एट इंफिनिटी, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे m का वैल्यू और c का वैल्यू इसमें पुट कर दो, जो इक्वेशन मिलेगा दैट इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। जैसे देखो फर्स्ट में जब हम m का वैल्यू 1 रखते हैं ना तो c का वैल्यू 0 आता है। अब यहाँ पे m का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 0 रखो, m का वैल्यू 1 c का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x हो जाएगा ये। यस मैम। और लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x को y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह देखिए लिखा है m का वैल्यू -1 है, जब -1 रखना है तो यहाँ पे इक्वेशन वैल्यू पुट करके रखा हुआ है, c का वैल्यू भी -1 आ रहा है, तो m का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखिए, तो -1x मतलब -1 यहाँ पे लिखते हैं, तभी तो वो x ही लिखते हैं, और -1, सो इसको हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी एसिम्प्टोट है। थर्ड ये है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, ये भी एसिम्प्टोट है। मतलब इस इक्वेशन का जो कर्व दिया हुआ था उसका 3 एसिम्प्टोट हमें मिला है, दिस वन एंड दिस वन। समझ गए या अब भी है कोई कंफ्यूजन तो बोलो, कोई भी समझिए मैम। क्लियर है? क्लियर मैम। क्वेश्चन बनाने देंगे तो बन जाएगा। यस मैम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद हमें देखना ये भी है, अच्छा एक मिनट पहले क्वेश्चन बनाएंगे क्या दीजिए मैम। इससे? मैम जो हाईएस्ट अच्छा और नेक्स्ट सेशन, हाँ जो बोलिए। हाईएस्ट और जितना भी फर्स्ट में रहेगा तो वो सब पहले एम ही देगा ना, उसके पहले ए देगा मतलब नहीं समझ पाया। एम एम एम, हाँ कभी भी एम का वैल्यू ही देगा, जो हाईएस्ट डिग्री है वो एम की वैल्यू देगी।
जो सेकंड हाइस्ट रहेगा वो सी का वैल्यू देगा। सेकंड हाईएस्ट हाईएस्ट का वैल्यू डिग्री देता है हाईएस्ट डिग्री मैम हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स ना। देखो मैम जो यहाँ पे एक चेंज में मान ले यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, रुको पहले। हाईएस्ट डिग्री वाला जो भी होगा वो m का वैल्यू देगा, ये श्योर है। लेकिन सेकंड हाईएस्ट जो है वो हमेशा c का वैल्यू नहीं देता, कभी देता भी है कभी नहीं भी देता है। इसके लिए हम लोग एक और मेथड पढ़ सकते हैं जो इससे थोड़ा ज्यादा आसान है, जो आपके लिए इसमें अगर कहें तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको इतना पावर ब्रेक करना पड़ता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इतना को ब्रेक करोगे, क्यूब के फॉर्म में है, मान लो पावर 4 आ गया तो उसको ब्रेक करोगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हम एक और मेथड पढ़ते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं ना सेकंड हाईएस्ट वाला हमेशा जो है वो नहीं देता सी का वैल्यू। कभी कभी हमें सेकंड हाईएस्ट के बाद नहीं अगर दे पाया तो थर्ड हाईएस्ट पे जाना पड़ता है। अब बोलो आप लोग क्या बोल रहे थे। मैम इसमें एक्स की और एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स वाला पार्ट को डॉट डॉट देखकर मतलब कि उसको नहीं लेना है, कोई दो बड़ा फैक्टर को ही लेना है ना। तो बड़ा फैक्टर नहीं समझ पाए। देखो ये वर्ड जो इस्तेमाल होता है ना ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो मैम इसमें एक्स वाला टर्म भी है ना। हाँ एक्स वाला टर्म है, तो उसको नहीं लिए हैं। इसमें एक्स वाले टर्म को किया है, देखो ना एक्स क्यूब है। अच्छा एक्स वाले टर्म को यहाँ यस मैम। इसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मतलब कि दो हाईएस्ट फैक्टर को ही लेंगे। सिर्फ दो हाईएस्ट को लिखना है, और दो हाईएस्ट इसलिए लिखना है ना कि दो हाईएस्ट में इस क्वेश्चन में आंसर आ जाता है। ओके मैम। सेकंड हाईएस्ट वाला अगर हम पावर्स को सॉल्व करते और ये हमें सॉल्यूशन सी का नहीं दे पाता ना, तब हम तो करते फिर तब जाते आगे, नहीं तो नहीं जाते, नहीं जाए। ठीक है मैम। और कुछ प्रशांत आप कुछ बोल रहे थे। ना क्लियर हो गया डॉट में, वही हाईएस्ट ऑर्डर वाला पूछ रहे थे। हाईएस्ट ऑर्डर, चलो ठीक है। अब इसके बाद ना हम एक और मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद उससे क्वेश्चन बनाना तो ज्यादा आपके लिए आसान होगा। इससे क्वेश्चन बनाना थोड़ा लेंदी हो जाता है तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। देखो एक ये मेथड है, एसिम्प्टोट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, कर्व का ही एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखो पहले स्टेप में हमारे पास फंक्शन जो है वो वही रहेगा एफ एक्स वाई, जैसे सेम क्वेश्चन ले लो, यही क्वेश्चन, इसी को हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 पुट कर दे रहा है और y इज इक्वल टू m पुट कर दे रहा है। अब देखो सिर्फ x को 1 और y को m पुट कर देने से हमारा कैलकुलेशन जो है वो बहुत कम हो जा रहा है। जैसे मान लो x का पावर क्यूब है, आप 1 रिप्लेस कर दिए, y का पावर क्यूब है तो m क्यूब रिप्लेस कर दिए, समझ गए। तो यहाँ पे ऐसा हमें सॉल्यूशन बहुत आराम से मिलने वाला है, क्योंकि आप mx प्लस 3 लिख रहे थे, फिर उसको अगर पावर 3 पावर 4 पावर 5 ऐसा कुछ टर्म मिल जाए तो उसको सॉल्व करना, उसका क्यूबिक फॉर्म, जैसे क्यूब के टर्म में भी हमें m का वैल्यू 3 मिलता है तो वही सॉल्व करना मुश्किल होता है। पावर 4 रहेगा तो 4 वैल्यू m का निकालना और मुश्किल होता है। तो ये सब सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये हम लोग x को, जो दूसरा मेथड है इसमें किया जाता है, x का वैल्यू 1 रिप्लेस कर दो और y का वैल्यू m रिप्लेस कर दो, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी फिर से वही करना है, फाई एन m मतलब जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री वही लेंगे, m का वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे, फाई n माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी उससे उसके वैल्यू से m पुट करके हम लोग c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ c नहीं मिलता तो नेक्स्ट पे फिर जाते हैं। इसी तरह अब ये जो इक्वेट करोगे 0 से तो m का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे नया तरीका ये है कि c का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस इम्पोज कर लेना, आगे क्वेश्चन में हम बता देंगे। c इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1m डिवाइडेड बाई फाई डैश n m होगा फॉर ईच m।
यहाँ पे C का कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद C का वैल्यू जब मिल गया फॉर गिवन m, तो एसिम्प्टोट हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया है, ये चेंज हुआ है इसमें, ये वही है, ये भी वही है, और एक चेंज ये है और दूसरा चेंज ये है, बाकी सारा सेम टर्म है। ठीक है, अब हम इसके हेल्प से एसिम्प्टोट निकाल के देखते हैं क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर क्योंकि इसमें होता क्या है ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला ये याद रख लो, आंसर आ जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला ये याद रखो कि ये वैल्यू पुटिंग करना है आपको। ये दोनों अगर निकाल लिए तो बाकी का कैलकुलेशन अपने आप आसान हो जाएगा। देखो इसमें सेम क्वेश्चन को ही बनाया गया है। हाँ अच्छा, ये नहीं, जस्ट चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन कर लो पहले, सेम ही क्वेश्चन है। एक्स क्यूब 2y क्यूब, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लिख रहे थे, वही बात है, बस अरेंजमेंट जो है चेंज कर दिया गया है। एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब 2x स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, x का वैल्यू 1, जहाँ जहाँ x है 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 रिप्लेस कर लो। अब इसमें ये भी देख लेना हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और y यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। इन 4 टर्म में आपको हाईएस्ट पावर मिलेगा, बाकी कहीं भी हाईएस्ट पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 2 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 2 है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो पावर है इसके फॉर्म में आपके पास, अब देखो x का वैल्यू 1 रखोगे, ये लिखा है 1 का पावर क्यूब 1। यहाँ देखो y का वैल्यू m रखना है और 2 ऑलरेडी है, तो माइनस 2 m क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 2 x का वैल्यू 1 2 y, सो क्या होगा 2m, माइनस x का वैल्यू 1 y का वैल्यू m और m स्क्वायर, सो ये टर्म लिख सकते हैं। इतना बताओ, सिर्फ x का वैल्यू 1 रखना है और y का वैल्यू m रखना है, और हम हाईएस्ट पावर वाले को ले रहे हैं, सिर्फ 3rd डिग्री के इक्वेशन को ले रहे हैं, 2nd डिग्री को नहीं ले रहे हैं अभी। तो ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। चलो अब इसको 0 से इक्वेट करना है, ये तो हमें वही सीखा था, यहाँ भी वही स्टेप है, 0 से इक्वेट करो। तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें फिर से इसको, तो 1 + 2m, 1 + 2m, ये m स्क्वायर, और इस 2nd और 3rd में से m स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 + 2m ऐसे लिख सकते हैं। 1 + 2m और 1 + 2m दोनों में से कॉमन ले लो, तो 1 - m स्क्वायर, और 1 - m स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a + b और a - b ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से फिर से m का वही वैल्यू है, सेम क्वेश्चन है ना, देखो m का वैल्यू वही आ रहा है। अब m का वैल्यू जब हमें मिल गया तो हमें क्या करना था, सेकंड जो हाईएस्ट पावर है जो कि इस टर्म में है और इस टर्म में है, तो सेकंड हाईएस्ट पावर ढूंढो, उसमें फिर से वैल्यू रखो, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m। सो सेकंड हाईएस्ट पावर में यहाँ रखेंगे अगर 1 और ये m, तो क्या हो जाएगा m, यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ x का टर्म ही नहीं है, तो माइनस m स्क्वायर। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो c को कैसे डिफाइन किया था, यहाँ पे माइनस साइन, माइनस phi n - 1m बाई phi डैश n m, तो phi n - 1 तो अभी जो हम लोग लाए थे वो था, दैट इज दिस वन, मतलब ये वाला n - m स्क्वायर, m - m स्क्वायर, और phi डैश m, तो ये क्या बोल रहा है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन, phi डैश बोल रहा है, phi डैश ये है, और इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा, 2m क्यूब है तो वो हो जाएगा 6 - 6m स्क्वायर, -6m स्क्वायर, हाँ 2m है तो वो 2 हो जाएगा, m स्क्वायर है माइनस में तो -2m हो जाएगा। ये हमें c का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जब हमें c का वैल्यू मिल गया, मतलब फॉर्मूला मिल गया, अब इस c में देखो फिर से आपको c का जो भी टर्म है सब m के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। m का वैल्यू पुट करो, c का वैल्यू मिलेगा।
m का वैल्यू 1 रखो, देखो क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, ये टर्म 0 होगा, चेक करिए जरा। यस मैम। सो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह m का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब जो भी सॉल्व करोगे सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा ना सेम इक्वेशन आएगा, देखो वही जो हम लोग लास्ट बार लाए थे, यही हमारा एसिम्प्टोट है। तो जब हम इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमको उतना जो कैलकुलेशन था ना, वो बीच में ये वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, फिर कोएफिशिएंट एक साथ करो, वो कैलकुलेशन नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। जो y के स्थान पे m धरे हैं, x इंटू वाई है, वहाँ सिर्फ m न रखाएगा। x इंटू वाई है, वहाँ m रखाएगा ना, वहाँ m ही रखे हैं। देखो x m कहाँ है? x इंटू वाई सेकेंड डिग्री का हो गया ना, वहाँ पे m तो रखे ही हैं, सेकेंड वाले में यहाँ रखे हैं, देखो हाँ मैम, सेकंड वाला में, सेकेंड यस डिग्री है ना, सेकेंड डिग्री का है। पावर देखो 1 इसका पावर 1 इसका पावर 1, डिग्री क्या हुई 2। ओके मैम, यही पूछ रहा था। यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 वाला एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि 5 3m लिख रहा है ना, तो थर्ड डिग्री वाला टर्म उसमें लिख रहेगा बस। यस मैम। और 5 2m देखो यहाँ लिखा है, तो उसमें सेकेंड डिग्री वाला सारा टर्म, मतलब दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसमें तो कोई डिग्री ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो ये टर्म ठीक ओके है। मैम, यस मैम। अब एक काम आप लोग करो, जरा इसको सॉल्व करो, तो एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसी मेथड से बनाना आसान रहेगा, नहीं तो हो जाएगा। करके देखना थोड़ा जल्दी, ठीक है, जितनी जल्दी कर सकते। देखिए तो क्या है, क्या आ रहा है सिम्टम, करके देखो, प्रैक्टिस तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए भी, नहीं तो ये सब थियोरेटिकली पढ़ना और समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक सॉल्व नहीं करिएगा तो फिर क्लियर नहीं होगा, कहीं से कोई क्लियरिटी आने वाली नहीं है। बेटर मेथड करके कोई फायदा नहीं है ना, देखो क्या आता है। तो मैं ऑन कर लूँ अटेंडेंस का। मैम 1 और m रख के ना, हाँ 1 और m रख के यही वैल्यू, यही तरीका से अपना सी का बस फॉर्मूला ध्यान में रखना, नहीं होगा तो बता दूंगी। 1 और m ही करिए, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाता है इसमें। कैलकुलेशन कम मतलब एरर के चांसेस कम, और एरर के चांसेस कम मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के ट्रैक पे हैं आप, और जहाँ ज़्यादा एरर है दैट मीन्स आप ट्रैक से लुढ़कते जा रहे हो। क्योंकि हमें ईच एंड एवरी स्टेप वी नीड टू मिनिमाइज द एरर।
मैम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, एम वाली टर्म होगा, क्या थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर, फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला यस मैम, सी का ये यस मैम। m का वैल्यू और c का वैल्यू डिफरेंट है ना, डिफरेंट आएगा, जरूरी नहीं है सेम आए। कभी कभी केस बन जाता है कि दोनों सेम आ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा सेम। मैम हो गया। क्या आ रहा है आंसर? 1 m का मान वैल्यू जो 1 लेते हैं तो 1 आता है, और -1 लेते हैं तो 0 आता है। तो ही असिम्प्टोट बन रहा है, पावर 3 है ना। मतलब -1 दोनों में आ जा रहा है, एक 1 है, 2 -1 अच्छा है। अच्छा, सेम मतलब सेम टर्म आ रहा है, तब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपने जो बनाया वो सही है, उसके बाद एक और तरीका है वो करते हैं। चलो ठीक है, आ रहा है ना, एक असिम्प्टोट तो मिले वो फिक्स मिल जाएगा। -1 रिपीटेड आ रहा है ही ना। यस मैम। ठीक, आपका इक्वेशन x+1 ये वाला तो सेम आ जा रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है, बाकी और किसी का बना है तो उसमें कुछ नया टर्म पढ़ें। नीतीश आपका बना? प्रशांत? बन रहा है मैम। जी सी एम का के वैल्यू वॉल्यूम में 0 आ दिक्कत। रहा है। प्रेम बना रहे हो आप?
मैम मेरा सी का वैल्यू 0 आ रहा है। सी का वैल्यू 0 आ रहा है, सी का Yes, ma'am. वैल्यू 0, हाँ ठीक है, आ सकता है। चलो अब दिखाइए। देखो है क्या, इसका एक बार सॉल्यूशन बताइए। ध्यान, जो तरीका था वो समझ में आ गया। अब उसमें देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो m का वैल्यू जो आप सेम बोल रहे हैं वैसा आ सकता है। जैसे मान लो ये फैक्टराइज कर रहे हैं तो m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 यहाँ, और m -1 ये वाला टर्म हमें आ रहा है। तो हमारे पास जब m का वैल्यू सेम आ जाएगा तो एसिम्प्टोट तो बराबर हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, और अगर ऐसा आ जाता है तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो आगे। लेकिन यहाँ देखो c का वैल्यू जब आप -m ले रहे हैं यहाँ से, तो देखो ये -1 लोगे, ये भी -1 लोगे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये 3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव। जब कंबाइन करोगे देखो c का वैल्यू आ रहा है वो 0 0 आ जा रहा है। 0 0 तो आपको पता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब c का वैल्यू अगर डायरेक्ट 0 आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन c का वैल्यू अगर 0 0 आ जाए तो हमें पता है ना, ये टर्म हम कब पढ़े थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में पढ़े थे ना। कहीं भी अगर इनफाइनाइट टर्म या फिर इनडिटर्मिनेट टर्म आ जाए तो हम लोगों को सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर c का वैल्यू 0 आ जाता कोई इशू नहीं था, हमारे लास्ट क्वेश्चन में c का वैल्यू 0 आया था। लेकिन अगर 0/0 आ जा रहा है तब हमें c का वैल्यू सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो ये है, ठीक है। अगर 0 आएगा, 0/0 आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तब आपको इस्तेमाल करना है, अदरवाइज नहीं करना। उस केस में क्या किया जाता है, जैसे देखो इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ये है, c² 2 फैक्टोरियल, थर्ड डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसके साथ ये कॉम्बिनेशन होगा, सेकेंड डेरिवेटिव m, c का पावर 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ ये मतलब होता है c का पावर 1 है और 1 फैक्टोरियल है, phi2 मतलब सेकेंड हाईएस्ट डिग्री उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री हो गई, मतलब ये हमारा थर्ड डिग्री था, 2 डिग्री था, 1 डिग्री था, और ये यहाँ पे मतलब c का पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, ये मतलब हुआ। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमें c का वैल्यू निकालना है। कब? जब c का वैल्यू ऐसा आ जाए तब। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा c² के फॉर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, c² का पावर समथिंग, यहाँ पे c सिंप्लीफाई c² का टर्म आ रहा है, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक रूट है, c² c और 1, तो ये जो टर्म है c² और c का टर्म और कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो ये जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ से आपको c का 2 वैल्यू मिल जाएगा। जब c का 2 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इस m के लिए c का जो 2 वैल्यू मिला है उससे आप ऐसे कर सकते हो, मतलब m का वैल्यू एक -1 रखना जो कि रिपीटेड भी है आपको पता है, तो एक -1 के वैल्यू को -1 जो c का वैल्यू आया है उससे कंपेयर कर दो, और दूसरा जो 2 आया है उससे कर दो, तो एक एसिम्प्टोट ये भी मिलेगा और एक एसिम्प्टोट ये भी मिलेगा। अब यहाँ पे 3 एसिम्प्टोट मिल चुका है जो 3m के वैल्यूज के लिए आया था, लेकिन इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर इसी में सेकेंड डिग्री पर भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाता है, यहाँ भी मान लो हम c का वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, अगर इस निकाल पाएंगे तो आपको फिर से c का ये जो फॉर्मूला है उसको फिर से -2 -6m कैसे फिर हो गया? हाँ -2 माइनस ये डिफरेंस, यस मैम। थर्ड डिग्री वाले को, थर्ड डिग्री कहाँ है इक्वेशन, ये वाला ओके मैम। सेकेंड डेरिवेटिव है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो m कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ -2 लिखा हुआ है, यहीं से हो जाएगा, देखिए समझ गए डिफरेंशिएशन -2 और ये 3, सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सिंपली टर्म है, तो ये टर्म, इसका कन्फिगरेशन याद रखना बहुत आसान है। जैसे देखो स्क्वायर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव, c 1 फैक्टोरियल, मतलब ये आपका जो है 1 फैक्टोरियल होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिग्री, अगर यहाँ पावर 4 होता, मान लो इस केस में भी नहीं मिलता,
तो अब क्या हो जाता, सी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 5 3 जो होता वो 3 टाइम डिफरेंशिएट होता, प्लस सी ये 2 टाइम डिफरेंशिएट होता, सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता। इस तरह ये वाला एक बार डिफरेंशिएट होता, इस तरह से इक्वेशन मॉडिफाई होगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखिए। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा तब। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा तब वो नहीं होगा। मैम जो यहाँ था 5 हाँ 1 m तो मैंने हाँ, वहाँ 5 जब 1 उसका m था, मतलब डिग्री 1 x का वैल्यू जो था ये डिग्री 1 वाले का है m की जगह। डिग्री 1 देखो कहाँ है इस इक्वेशन में, डिग्री 1 ये है और ये है, ये दोनों है ना डिग्री 1, यस मैम यस -3 प्लस m ये प्लस होगा, प्लस m वही से लिखा है ना, -3 प्लस m। यस मैम ये चीज बस ध्यान में रखना है कि ये जो है इससे निकल रहा है रिजल्ट, 5 3 थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री। तो उससे आंसर है। मैम इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ तो हम भेज ही देंगे, पहले बना के तो देखो। करके देखिए इसको कॉपी पे, क्योंकि ये बस कैलकुलेशन है। इसमें सिर्फ सी निकालना है मैम। हाँ, इससे बस सी निकालना है, ये यस मैम, सिर्फ के लिए हो गया, सी निकाल लिए। सी का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? -1 और 2। ठीक है, -1 और 2। ठीक, यस मैम। ये वैल्यू पुट करके बस एसिम्प्टोट निकाल दो, हो गया आंसर। अब 3 एसिम्प्टोट मिल गया ना। अब एक चीज यहाँ ये भी नोटिस करना आप लोग, जब पावर 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, देन एसिम्प्टोट 3 मिलता है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने पावर 3 को डील किया था, ये वाला क्वेश्चन जिसमें भी पावर 3 था, एसिम्प्टोट कितना मिला था? 3। क्योंकि x का पावर y का पावर जो था वही m क्यूब देता, और m क्यूब आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है m का 3 वैल्यू होगा। जब m का 3 वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली c का 3 वैल्यू होगा, और जब c का m का 3 वैल्यू मिल रहा है देन वी आर गोइंग टू गेट 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वो 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है दैट आर द एसिम्प्टोट ऑफ। मैम जो m का 3 वैल्यू तो 2 -1 -2 तो सेम ही है ना, तो सेम है, तो अभी c का वैल्यू डिफरेंट मिला ना। तो c के वैल्यू पे डिपेंड करने लगेगा अब मैम। अभी जो मिला वो क्या मिला देखो ना, m का वैल्यू मान लो सेम ही रखो आप, ठीक है, है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन c का वैल्यू क्या है 2 मिल गया, तो एसिम्प्टोट तो में 2 मिला ना। यस मैम। यहाँ m का वैल्यू आप सेम रखे और ये दोनों चेंज हो गया, तो ये वैल्यू तो एसिम्प्टोट बदल दिया ना, तो एसिम्प्टोट तो 3 मिल गया ना। यस मैम ठीक। उसी तरह है बस। अच्छा, एक काम ये करके देखो तो इसमें बनेगा, कैसा एसिम्प्टोट बन रहा है चेक करो तो। ये वाला 4x³ -3x² -y³ +2x² -xy -y², इसमें तो आई डोंट थिंक कि वैसा पढ़ने वाला है, नहीं आएगा। थर्ड डिग्री कौन सा आपको सॉल्व सॉल्व कर नहीं कर। कीजिएगा? अच्छा, ये फॉर्मूला वाला। यस मैम। ओके हो गया मैम। बस करके देखिए, इसमें वैसे सी का वैसा केस नहीं आएगा, बिकॉज आपको फर्स्ट डिग्री का वेरिएबल ही नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, इसलिए बोलते हैं। देखो पावर 3 तो दिख रहा है, पावर 3 दिख रहा है, पावर 3 दिख रहा है, पावर 2 भी है, पावर 2 भी है, मतलब डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, बट डिग्री 1 नहीं है। नहीं है मतलब ऐसा केस राइज नहीं होगा इनडिटर्मिनेट वाला, क्योंकि अगर रहता तभी तो हम सॉल्व करते, है ना। यस मैम। देखो करके क्या होता है।
लास्ट में उसको 0 से इक्वेट कर देंगे मैम, जो एसिम्पटोट का इक्वेशन आएगा। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ बोलो। यहाँ पे m का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ना। m का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले x का वैल्यू 1, y का वैल्यू m डालो, उसके बाद उसको 0 से इक्वेट करो और सिर्फ डिग्री 3 वाले को करो, मतलब ये 3 टर्म आएगा। इसमें डिग्री 2 हो जा रही है, तो इसको सॉल्व नहीं करना। यही पूछ रहे थे ना m का वैल्यू क्या है, तो बोल रहे थे ध्यान नहीं। m का वैल्यू क्या क्या आ रहा है बताइए तो। मैम मेन का वैल्यू 0 और -4 आ रहा है। 0 और -4 Yes, ma'am. तो आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको। देखिए 4 - 3m² - m³ का वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन को हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके 3m² को ब्रेक करके सॉल्व किया है। इसको फैक्ट मैम एक -2 +2 और एक -1 आया है। तो सिर्फ -2 बोल रहा है, -2 2 है और एक 2 -2 है, एक 1 है। m+2 का होल स्क्वायर आ रहा है फैक्टराइजेशन के बाद। जैसे देखो ना यहाँ पे किया है ना m - 1 m² + 4m + 4, ठीक है, ये टर्म हमारे पास आया है। अब इस चीज में आप देखिए ये इसको फैक्टराइज करके इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लाया। आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना रिजल्ट आ रहा है या नहीं, सिंप्लीफाई करके, क्योंकि इसको ब्रेक किया हुआ है m² और ये टर्म में। अब यहाँ से m - 1 हो गया और ये देखो a + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक हो जाता है, तो m+2 m² + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे m+2 जो है ये स्क्वायर के टर्म में, तो प्रोडक्ट के टर्म में दोनों अलग अलग लिख दें तो m का वैल्यू तो -2 हो जाएगा, एक बार m हो जाएगा। करके देखिए। सेकेंड स्टेप कैसे हो गया मैम? m³ 3m² - 4 से m - 1। ये फैक्ट देखो इसमें क्या किया गया ना, इसको फैक्टराइज करने के लिए ब्रेक किया गया है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लो, ये फैक्टर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा। तो उसमें कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट किया गया होगा, कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे 3m² यस मैम हो गया और m² के फॉर्म में रखा है। यस मैम हो गया। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज करके निकाल लेंगे ना तो m का वैल्यू बहुत आराम से निकल जाएगा, और वैसे फिर ब्रेक करके निकालोगे तो बहुत मुश्किल होता है।
इसमें बहुत लेंदी आ रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है ब्रेक करना। हाँ फिर डी वाला पे निकालना पड़ता है मैम। हाँ, डी वाले से, तो डी वाले से भी तभी निकाल पाओगे ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस मैम। और यहाँ पावर क्यूब कैसे है। निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसमें थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। डिवाइडेड रूल है। क्यूबिक में, स्क्वायर में, और क्यूबिक स्क्वायर में रहेगा, और तब तो सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक से। क्यूबिक में रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। ये सब 9th का है मैम। यहाँ पे ये चीज देखना पड़ेगा आपको। और एक चीज और बताना था, नोटिस कर लीजिएगा, नोट करके कहीं लिख लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, m का वैल्यू ऐसा कुछ आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर सॉल्व करते हैं आप, तो अगर इमेजिनरी वैल्यू आता है m का, तो आपको सॉल्व नहीं करना, उसके लिए एसिम्प्टोट फाइंड आउट नहीं करना। क्यों नहीं करना होगा? जैसे देखो, इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। एक क्या बोला जा रहा है कि कर्व है वो इनफाइनाइट पे टच करेगा इस लाइन को, और दूसरा ये जो लाइन है ये भी इमेजिनरी लाइन है। एक तो ये इनफाइनाइट पॉइंट जो कि इमेजिनरी पॉइंट पे कहीं जाके मैच करने वाला है, और ये जो लाइन है वो भी इमेजिनरी है। तो दोनों इमेजिनरी होने का मतलब क्या है? कुछ ऐसा है जो इम्पॉसिबल टाइप का है, मतलब होगा, ये एक इमेजिनेशन ही है। तो अगर इमेजिनरी आता है m का वैल्यू, देन आपको एसिम्प्टोट उसके लिए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। रियल, आप बस इतना बोल दीजिएगा, रियल एसिम्प्टोट सिर्फ ये है, रियल एसिम्प्टोट का इक्वेशन ये है। अगर दो वैल्यू आता है, दो से ज्यादा वैल्यू आता है, एक रियल एक इमेजिनरी आता है, तो बोल सकते हो सिर्फ रियल का एसिम्प्टोट निकालना, इमेजिनरी के केस में एसिम्प्टोट निकालने की जरूरत नहीं है, जब तक आपसे क्वेश्चन में पूछे ना। ठीक है, पूछेगा तो निकाल दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट अगर नहीं पूछेगा, जनरली नहीं पूछेगा, बट अगर पूछता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। रियल सिर्फ बोला जाता है, रियल रूट निकालने तो सॉल्व कर लो, इमेजिनरी होगा तो छोड़ दो। ठीक है, हो गया सॉल्व। m का वैल्यू मिल गया था, अभी बोल रहे थे ना m का वैल्यू -2 आ गया। यस मैम, बोला आ गया। c का वैल्यू क्या आ रहा है, एसिम्प्टोट्स क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ही बताना हमारा काम है। क्वेश्चन में यही रहेगा ना, देखो हर जगह पूछ रहा है ना। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ दिस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपका वही था क्वेश्चन, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। फिर आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन शुरुआत का था, हमने किया भी नहीं है फिलहाल, दिस इज फाइंड द रियल एसिम्प्टोट। यहाँ देखो मेंशन कर दिया है फाइंड द रियल एसिम्प्टोट, मतलब यहाँ कहीं इमेजिनरी आने के चांसेस भी हैं। जैसे देखिए m का वैल्यू एक पॉजिटिव आया है, एक ये आया है इमेजिनरी। सो इमेजिनरी एसिम्प्टोट हम यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ रियल वैल्यू m के लिए निकाल दिया, और एक ही एसिम्प्टोट हमें यहाँ मिला है। एक रियल वैल्यू था, दो इमेजिनरी आ रहा है, तो इमेजिनरी वाले के केस में कैलकुलेट नहीं निकाल रहे। ठीक है, तो खैर वो बाद में करते हैं, पहले आप आंसर बताओ, हम लोग वो भी देख लेंगे। फिर बन जाएगा ये ना, या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है तो बताइए।
ठीक है, ये तो बन जाएगा ना, सेम ही तरीके से बनाना है, सिर्फ m का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू अगर वैसे 0/0 आ रहा है देन आपको ये फॉर्म यूज कर लेना है। तो ये सारा फॉर्मूला एक जगह नोट कर लो, उससे बना देना। एक हम लोग इमेजिनरी एसिम्प्टोट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर एसिम्प्टोट इमेजिनरी आ रहा है देन इन दैट केस क्या होगा, कैसे आ रहा है। चलो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, रियल एसिम्प्टोट या फिर इमेजिनरी एसिम्प्टोट, दोनों में होगा। अगर ये मेंशन नहीं भी किया हो तो इमेजिनरी वाला हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा x³ + y³ = 3axy। अगर हम डिग्री देखनी है तो डिग्री आपका डिग्री 3 और डिग्री 2 है इसमें। तो डिग्री 3 के लिए अगर देखें तो हमारे पास 1 का वैल्यू, तो आपको x का वैल्यू तो 1 रखना है और y का वैल्यू m। सो डिग्री 3 वाले इक्वेशन में 5/3m जो आएगा दैट इज 1 + m³ और ये 0 से इक्वेट करना है। ये मिल गया हमें। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसको ब्रेक करना है, a³ + b³ के फॉर्म में ये दिख रहा है, 1 + m³ है, तो इसको a³ + b³ कंसिडर कर सकते हैं। यस मैम। तो a³ b³ को हम लिख सकते हैं a + b × a² - ये जो आपका ab है, ab, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर। हाँ, a - b का होल स्क्वायर ये नहीं होता है, ab होता है, यहाँ पे 2a नहीं होता, ये ab होता है, ठीक है। a और b का जो फॉर्मूला है ना वो a + b और a² - ab, 2ab यहाँ नहीं होता, 2ab होता तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता। दिस इज इक्वल टू 0 + 1, तो ये फॉर्मूला मिला हमें। अब यहाँ से देखो तो ये जो वैल्यू है m का वैल्यू -1 तो आराम से आ जा रहा है इससे, और ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से देखो फैक्टराइज करना इसको पॉसिबल है, तो हमें b² - 4ac के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। b² तो b 1 है, 4ac कैलकुलेट कर लो, यहाँ से m का वैल्यू जो है वो ही आ रहा है, b² - 4ac कर रहे हैं तो b² 1 का स्क्वायर नहीं होगा, क्या बोल रहे हो? नहीं होगा मैम, नहीं निकलेगा इससे। तो ये हमें इस टर्म का सॉल्व करना पड़ेगा। 1 + -आयोटा -3 यहाँ आ रहा था, -4ac करते हैं ना, तो 4 और ac में 4 पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पे आपका m जो है वो नेगेटिव, -4 जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, इसलिए -3 आयोटा है, -3 रूट के अंदर आएगा, तो इसलिए आयोटा टर्म इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये जो आया आयोटा इन्वॉल्व है मतलब इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी है तो निकालने की जरूरत नहीं है। और दूसरा देखो यहाँ पे ये टर्म अगर हम देखें तो 5/2 जो आ रहा है दैट इज 3am, ये हुआ हमारे पास। अब c निकालना है, वो क्या होता है 5/2m/5', 3m थर्ड डिग्री वाली जो है उसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इज 0, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 3m², माइनस माइनस कैंसिल, और ये आपका 3 कैंसिल हो गया, a/m बचा। a/m में आपको m का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से -1, तो c का वैल्यू -a आ गया। सो ये जो टर्म है दिस इज द एसिम्प्टोट, रियल एसिम्प्टोट। इमेजिनरी एसिम्प्टोट हमें निकालना ही नहीं होगा, ठीक है। और रियल रूट्स इसमें तो पूछ भी रहा था, तो रियल टर्म ही बताना है, इमेजिनरी पोर्शन को नहीं करना, ठीक है। आप इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं आप। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था कर्व वाला, वो भी करके देख सकते हो, उन सारे कर्व का एसिम्प्टोट निकाल सकते हो, करके देखिएगा सॉल्व करके क्या रिजल्ट आता है, कैसा फॉर्म बन रहा है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन जो अब तक पढ़े हम लोग आज उसमें? बताओ, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए।
मैम पीछे वाला का आंसर क्या आया था? लास्ट वाले का, सबसे लास्ट वाले का, हाँ जो ये वाला क्वेश्चन था 4x³ यस मैम, आंसर एसिम्प्टोट ना, फाइनल जो ये एसिम्प्टोट, सी का वैल्यू, सी का हाँ वैल्यू। ये y माइनस एक्स, वाई प्लस 2x और y प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल, ये c का वैल्यू 0 और -1 आ रहा है इसमें। तो मैम इसमें भी तो दो निकले ऐसे, -2 दो था क्योंकि हाँ m का वैल्यू, हाँ तो वही चीज यहाँ ओवरकम हो जाता है ना। जैसे देखो m का वैल्यू अगर 2 भी मिल रहा है यहाँ पे, तो c का वैल्यू उधर से 2 मिल गया, तो एक m के लिए भी तो 2c मिल रहा है ना। इसलिए इसको भी 0/0 तो इसको, फॉर्म में था, इसलिए आगे हाँ सॉल्व कर दिया। बस वो सॉल्व कर रहा है। ओके मैम। आंसर मतलब हमें एसिम्प्टोट जितना मिलना था वो मिलेगा ही, भले m का वैल्यू जो रिपीटेड है उससे वैसा भी आया था। ठीक है? और कुछ पूछना है शाम, बोलिए। नो मैम, बनाएंगे तब ना। बनाएंगे तब कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये वाला शेयर कर दूंगा PDF। यस मैम। चलो ठीक है, ओके देन, अटेंडेंस तो हो गया। थैंक यू।